वेटरनरी डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल मामले पर मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज इसी सिलसिले में दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। दिल्ली ख़वातीन कमीशन की चेयरमैन स्वाति मालेवाल, अनु दुबे समेत बड़ी तादाद में ख़वातीन जंतर मंतर पर एहतजाज किया। ख़वातीन हैदराबाद मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा कर रही हैं। स्वाति मालेवाल ने मुल्क में ख़वातीन की सलामती के मामले पर भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया है। स्वाति मालेवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा है। उन्होंने कसूरवारों को 6 महीने में फांसी देने की मांग की है। उनका कहना है कि आबरूरेजी के मामलों में कसूरवारों को जल्द सजा होनी चाहिए। रुकने पार्लिमान जया बच्चन ने इस्मत रेजी के कसूरवारों के ताल्लुक से कहा कि उन्हें सरेआम सजा देने की जरूरत है। ओपिनियन ये है कि जब तक आप एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, जब तक लोगों के दिल में सब कुछ कर लिया, सरकार ने तो सारी कोशिशें कर ली, लॉ ने सारी कोशिशें कर ली, मगर जब तक आप एक कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो बहुत ही हार्श हो सकता है, एक एग्जाम्पल तो आप करके देखिए, बाकी लोग हो सकता है कि उससे लोगों में डर पैदा हो। इस समस्या का समाधान जो है घर से है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिनके यहाँ से इस तरह के लोग आते हैं बाहर, उन लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद ने मारूफ वकील राजीव धवन को अयोध्या केस से हटा दिया है। जमीयत की जानिब से ये कहा गया कि बीमारी की वजह से धवन दस्तयाब नहीं थे, इसलिए एजाज मकबूल को पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी गई। वकील राजीव धवन ने इस बात को झूठ बताया है। राजीव धवन का कहना है कि नजरसानी की अर्जी पर वो काम कर रहे थे। राजीव धवन का ये भी कहना है कि कोई अगर उनकी खिदमात लेना नहीं चाहता तो ये उसका हक है। राजीव धवन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष के लीडिंग वकील राजीव धवन को जमीयत उलमा हिंद ने केस से अलग कर दिया है। धवन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धवन साहब, क्या रिएक्शन है आपका जिस तरह से कहा गया कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपको अलग किया जा रहा है? देखिए, मेरी सेहत ठीक है। मैं डेंटिस्ट के पास गया था रूटीन अपॉइंटमेंट के लिए। 10:14 में मेरे क्लर्क को उन्होंने फ़ोन किया और एजाज मकबूल ने हमको कहा कि अब मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता हूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सैकिंग है, तो उन्होंने कहा उनकी मजबूरी है, और बार बार यही बोलते गए। मेरा क्लर्क ये पूरी कॉन्वर्सेशन हमारी तरफ से सुन रहा था। जैसे ही मैं घर आया, मैंने उनको ख़त लिखा कि ये सैकिंग है, उनको रिमाइंड किया कि हमारे साथ, उनके चेंबर के साथ 3 मीटिंग हुई हैं, और जो ढांचा है रिव्यू का जो कल फाइल हुआ है वो मैंने बनाया था। कल मैंने पूरा दिन रिव्यू के लिए छोड़ा था और उनकी टीम भी बाद में आई, पर उसके पहले मैं सैक हो गया था। अब 2 नई बातें इसमें आ गई हैं। मिस्टर मकबूल कहते हैं कि सैकिंग नहीं हुई, सैकिंग की है। अगर इसका कॉन्वर्सेशन में उनको कोई तकलीफ है तो हमारी चिट्ठी काहे नहीं देख लेते? उसमें तो लिखा है कि सैकिंग है, उसका जवाब तो मेरे पास नहीं आया। तो ये कहना उनका कि सैकिंग नहीं थी, ये सत्य का जो पालन नहीं किया वो तो अलग है, ये तो बिल्कुल झूठ है। जहाँ तक मेरी सेहत है, बाबरी मस्जिद के बाद मैंने कर्नाटका के केस लड़ा और कोर्ट्स में केस लड़ा, तो ये क्या हो सकता है कि मेरी सेहत इतनी ख़राब थी कि मैं उनकी रिव्यू जो है उसको सेटल कर लिया मैंने, और केस लड़े हैं, पर सेहत मेरी ख़राब है। ये सब झूठ है। किस तरह का इन्वॉल्वमेंट अब तक जो है रिव्यू पिटीशन को लेकर के, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के जो सारे वकील थे वो मुझे जिस तरह से मालूम है सब लोग एक साथ मिलकर मीटिंग करते थे, तो आखिरी मीटिंग कब हुई थी? किस तरह का इन्वॉल्वमेंट आपका लगातार रहा था? ये केस का रिकॉर्ड इतना बड़ा था कि इसमें टीम वर्क की ज़रूरत होती थी, तो पूरी टीम आती थी। मेन टीम एजाज मकबूल के चैम्बर की थी
और जो उनके चेंबर के लोग थे बहुत अच्छे थे। मकबूल साहब को केस के बारे में थोड़ा कम ही आता था, पर उनकी टीम इतनी बढ़िया थी, तो ये 40 दिन में रोज हमारी मीटिंग होती थी, कभी कभी रात तक जाती थी। इसके बाद अगर जिस तरह से मैंने इस केस को लड़ा है, इसके बारे में उनको थोड़ी तकलीफ है, तो हमको कह दें कि साहब आपने केस ऐसे लड़ा है कि हम आपको हटा रहे हैं। पर ये उनकी क्या मजबूरी थी, ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। मकबूल साहब ने इसके बारे में पहले भी ये सिलसिला उठाया था कि जमीयत और की नहीं बनती है दूसरों के साथ, और मैं किसके साथ अपेयर हूँगा। मैंने कहा मैं उसी के साथ अपेयर हूँगा जिसकी ब्रीफ मैंने बहुत साल पहले ली थी, तो मैं उनकी तरफ से अपेयर हो रहा था। बात खत्म। उन्होंने केस ले लिया, मैं केस से हट गया। केस से हट गए, लेकिन आपको तो इसका थोड़ा सा काफ़ी हद तक दुख हुआ। जिस तरह से अब तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था धवन साहब ने अच्छा केस लड़ा है। देखिए, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। एक प्रिविलेज था, मुझे एक मौका दिया एक इम्पॉर्टेंट कॉज में लड़ने का। आपने जिस तरह से एजाज मकबूल साहब को ख़त लिखा, उसमें कहा कि कॉज जो है ज़्यादा बड़ा है हमसे। किस तरह से बड़ा है ये? कि जहाँ तक बाबरी का कॉज है वो सेक्युलरिज्म के बारे में है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में है, वो एक माइनॉरिटी ओप्रेशन के बारे में है, एक मेजॉरिटी जो प्रेजेंस आ गई है इस देश में उसके बारे में है, वो कॉज है। मकबूल साहब आएंगे जाएंगे, मैं आऊँगा जाऊँगा, केसेस होंगे नहीं होंगे, ये पथ है, रास्ते में पथ है। जो भी उस समय होगा वो कामयाबी से लड़ेगा। क्या इससे पहले भी आपके काम को लेकर के, जिस तरह से आपने केस लड़ा, उसको लेकर कभी डिस्कस हुआ, कभी आप पर सवाल उठा? क्योंकि मीटिंग्स तो लगातार होती थी। भाई, जहाँ तक मुझे पता है कि 40 दिन ये केस रहा, उसके पहले भी इसमें बहुत सी बातें रहीं। पिछले साल भी एक केस हमको इसी केस में लड़ना पड़ा। अभी तक जहाँ तो मुझे पता है किसी ने ये नहीं कहा मुझे कि आप गलत तरीके से लड़ रहे हैं। अब क्योंकि जमीयत से तो आप अलग हो गए, आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अभी बहुत सारे फरीक ऐसे भी हैं, पार्टी हैं जो चाहते हैं शायद कि आप लड़ें। क्या आप उनके साथ रहेंगे या इस केस से आप बिल्कुल अलग रहेंगे? देखिए, जब ये केस से मैं मेन पार्टी जिसके लिए मैं था हटा दिया है, मैं ये नहीं चाहता कि ये जो मुसलमान कम्युनिटी और पार्टीज़ अलग अलग हो रही हैं, मैं ये नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि एक को कहूँ कि आपने निकाल दिया है, दूसरे को कहूँ मैं आपकी तरफ में आ गया। ये एक तरह की तारीफदारी होगी और मैं नहीं करना चाहता। ये जो प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी के, पार्टीज़ के, ये वही सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता इसमें। देखिए, मुझे क्या पता, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पार्टी नहीं था, जिलानी साहब का उसमें कुछ मेल था, अच्छी बात है। पर जहाँ तक लोग कहेंगे देखिए धवन साहब ने एक पार्टी को अलग कर दिया है और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, क्या ये एक वकील कर सकता है? एक आखिरी सवाल, जिस तरह से रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि उसका जो पूरा खाका है वो आपका तैयार किया हुआ है, इस तरह से इस पूरे केस में 142 का इस्तेमाल किया गया और भी कई बिंदु हैं जिनको लेकर के आवाज़ उठी है। क्या आपको लगता है कि रिव्यू पिटीशन पर कोर्ट इतना उसको देख सकता है? देखिए, मैं जो मेन केस है उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जब ये सब रिव्यू जो भी है, जब ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हो सकता है आप ही से बात करूं, हो सकता है कुछ लिखूं। पर अभी हम लोगों ने ये मंजूर किया था कि सिर्फ जिलानी साहब बोलेंगे और हमारे स्पोक्समैन सिर्फ जिलानी साहब हैं। अगर जमीयत के लोग या मुस्लिम पक्ष के लोग आपके पास आते हैं बात करने के लिए, तो क्या आपके दरवाजे खुले होंगे या बंद हो गए हैं? मेरा दिल खुला है, दिमाग खुला है, पर अगर वो नहीं चाहते तो नहीं चाहते, ये तो मेरी प्रोफेशनल मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे धवन साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका दिल खुला हुआ है और वो ये नहीं चाहते मुस्लिम पक्ष आपस में भी लड़े। लेकिन एक बात उन्होंने साफ तौर पर कही कि उनको जिस तरह से निकाला गया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्हें उस तरह का दुख नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी जो वो निभाते आ रहे थे। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एडवोकेट एमआर शमशाद का कहना है कि राजीव धवन तमाम मुस्लिम फरीकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद सिर्फ एक पार्टी है। Jamiyat is one party out of 6, like Sunni board. There are other parties. Dr. Dhawan has represented all the parties. Dr. Dhawan has also represented Jamiyat's petition because all the Muslim side had collectively placed its case before the court. One party has done whatever and this issue has come up. But all the remaining parties who are contesting today are with Dr. Dhawan. He has put his so much of time, energy and efforts, placed the case so beautifully before the Honorable Supreme Court. Entire community is with him, and we will go and meet Dr. Dhawan. We will persuade him to remain in the matter. As far as that Jamiyat is concerned, that is Jamiyat's issue. We have nothing to say much. दिल्ली पुलिस ने आज उस वक्त एक शख्स को गिरफ्तार किया जब वो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के काफिले के सामने आया। वाकया पार्लियामेंट के करीब का है। उस शख्स ने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आया है। पुलिस ने उस शख्स को फिलहाल गिरफ्तार किया है। उस शख्स से पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद घरेलू झगड़े ने एक घर को तबाह कर दिया। इंदिरापुरम में एक ही खानदान के 5 अफराद की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। ज़राए के मुताबिक एक शख्स ने पहले अपने हाथों से 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद उसने दोनों बीवियों के साथ 8 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में वो और एक बीवी मौके पर ही हलाक हो गए हैं। जख्मी खातून ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उस शख्स ने अपने और अपने खानदान की खुदकुशी के लिए एक शख्स को जिम्मेदार ठहराया है जिसने उसके रुपए नहीं लौटाए। मुल्क में बढ़ी प्याज की कीमतों ने सबके किचन का बजट बिगाड़ दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह और सुशील गुप्ता ने एहतजाज किया। आप लीडरों ने पार्लियामेंट के अहाते में मुल्क में बढ़ती प्याज की कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। पार्लियामेंट के रुकन संजय सिंह ने कहा कि 32,000 टन प्याज खराब हो गई है। उन्होंने मरकज से सवाल किया कि वो कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने मरकज पर इल्जाम लगाया कि मरकज प्याज को खराब कर सकती है मगर सस्ती प्याज फरोख्त नहीं कर सकती। कि एक परिवार को विंडिक्टिव अप्रोच से इंगित करने के लिए एक्ट लाया गया है। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि एक्ट लाने के पहले ही इस परिवार का थ्रेट असेसमेंट के आधार पर सिक्योरिटी में बदला गया है। सिक्योरिटी हटाई नहीं गई है माइनर, परंतु इस एक्ट से अगर किसी का नुकसान होना है तो श्री नरेंद्र मोदी का होना है, क्योंकि 5 साल के बाद उनकी ही सिक्योरिटी चली जाएगी, उनको आगे नहीं मिलेगी अनंत तरीके से। और हमने ये नहीं रखा है कि 5 साल के बाद थ्रेट असेसमेंट करके उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। हमने इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं रखी। मैं पुराना बिल क्योंकि अमेंड हो चुका है उसको लाने यहां चर्चा करने का प्रश्न नहीं है, मगर भूतकाल में जो बिल आए इसमें सिर्फ एक परिवार की सिक्योरिटी के लिए क्या कहा, ऐसे प्रधानमंत्री जिनका असैसिनेशन हुआ है उसी को सिक्योरिटी दी जाएगी, ऐसे प्रधानमंत्री जिनका स्वयं का असैसिनेशन हुआ है इसको ही एसपीजी कवर दिया जाएगा। बाद में जब शोर शराबा हुआ उसमें ऑफिशियल अमेंडमेंट आया और बिल को करेक्ट कर दिया गया।
मगर हमारा पर्पज ये नहीं है, हमारा आशय ये नहीं है। हम समानता में मानते हैं मान्यवर। और मैं बताता हूं, श्री बी के हरिप्रसाद और बाकी सारे कांग्रेस के मेंबर्स, तनख्वाह साहब, बहुत सारे मेंबर्स बहुत इमोशनल हो कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं इसको पुनः विचार करिए वगैरह वगैरह वगैरह। मान्यवर, इस देश में सिर्फ गांधी परिवार की सुरक्षा नहीं हटाएगी। इस देश में श्री चंद्रशेखर की समीक्षा के आधार पर सुरक्षा हटा ली गई। क्यों भाई? चंद्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? इन्होंने भी बहुत बड़ा खतरा लिया था। आपके कहने के ना के बावजूद इस्तीफा देकर चुनाव लाए और कांग्रेस पार्टी चली गई थी। श्री वीपी सिंह, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई, वो भी मंडल कमीशन लेकर आए थे। ढेर सारे लोग उनसे नाराज चल रहे थे। श्री नरसिम्हा राव, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई, वो तो कांग्रेस पार्टी के ही थे, उनसे भी काफी सारे लोग नाराज है, मैं नाम लेना नहीं चाहता। आई के गुजराल साहब, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई। अभी अभी मनमोहन सिंह की भी सुरक्षा को हटाकर Z+ प्रोटेक्टी किया। कांग्रेस पार्टी के नेता, रिसेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पहले प्राइम मिनिस्टर, उसके पहले प्रधान, कांग्रेस ने कोई हाय तौबा नहीं मचाई, कोई हाय तौबा। पत्र लिखा है, मगर अभी गुस्सा देखने जैसा था। नहीं, मुझे भी लिखा है। फॉर्मेलिटी और विरोध दो में अंतर होता है गुलाम नबी साहब, बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने गुस्सा देखा है अभी, बहुत गुस्सा देखा है अभी। मान्यवर, मैं इतना पूछना चाहता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव के 8 पारिवारिक सदस्यों की सिक्योरिटी ले ली। आई के गुजराल साहब के यहां बैठे हैं सुपुत्र, 3 सदस्यों की सिक्योरिटी ले ली। चंद्रशेखर जी के 2 पुत्रों की सिक्योरिटी ले ली और मनमोहन सिंह जी के 3 पारिवारिक सदस्यों की सिक्योरिटी। कोई चर्चा नहीं होता देश में, कोई करता भी नहीं, करना भी नहीं चाहता है। भाई ऐसा कैसे चलेगा? हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं या मध्ययुगीन भारत में जी रहे हैं? ये तो तय करना पड़ेगा हमें। अगर डेमोक्रेसी के लिए जी रहे, डेमोक्रेसी के शासन में जी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, तो कानून सबके लिए बराबर होता है मान्यवर, एक परिवार के लिए विशेष नहीं होता। और ये हमारा मान्यता है। और अभी कोई सदस्य कह रहा था कि हम परिवार का विरोध कर रहे हैं। हम परिवार का विरोध नहीं कर रहे, परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं। दोनों में मूलभूत अंतर है, मगर आप नहीं समझ पाओगे। परिवार का हमारे विरोध करने की जगह नहीं है। इसमें बहुत सारी अव्यवस्था है जिसका हमें विरोध करना है, परंतु परिवारवाद भी एक अव्यवस्था है और इसका पुरजोर विरोध जब तक हमारे सीने में दम है तब तक करें। और हमारा कन्विक्शन है, परिवारवाद के आधार पर देश का लोकतंत्र नहीं चलना चाहिए, यह हमारी मान्यता है। ये परिवार वो है जिसके 2 प्रधानमंत्री कृपया दीजिए। मान्यवर, उसके बाद उन्होंने कहा कि सुरक्षा हटा ली गई। मैं फिर से रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं कि सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा बदली गई है। जितने ही जवान उनके यहां तैनात थे, इतनी ही संख्या में जवान तैनात है। और वो ये सुरक्षा है जो देश के रक्षा मंत्री के पास है, देश के गृह मंत्री के पास है, देश के उपराष्ट्रपति के पास है और देश के राष्ट्रपति के पास है। भोपाल गैस सान्हे की सबसे पहले बात करते हैं। भोपाल गैस सान्हे को दुनिया की सबसे दर्दनाक सनती तबाही माना जाता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड लिमिटेड फैक्ट्री में केमिकल रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से फैक्ट्री में मौजूद मिथाइल आइसोसाइनाइट लीक हुआ। कुछ ही वक्त में भोपाल की हवा जहरीली बन गई और पूरे शहर में फैल गई। भोपाल शहर और उसका सारा पानी जहरीला हो गया और भोपाल एक गैस चैम्बर बन गया। इस रात फैक्ट्री से 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस लीक हुई, जिसके साथ कई और जहरीले केमिकल्स भी फैक्ट्री से बाहर निकले। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि साइंस के मुताबिक अगर हवा में 21 पार्ट्स पर
मिलियन जहरीला गैस मिल जाए तो लोग सांस लेने के कुछ देर ही मिनटों में मर जाएंगे, मगर भोपाल में इससे कई गुना ज्यादा मिथाइल आइसोसाइनाइड हवा में मिल गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा किस कदर जहरीली हो गई होगी और लोगों का क्या हाल हुआ होगा। भोपाल गैस सानियों को आज 35 साल पूरे हो गए हैं। मुतासरीन को अब भी इंसाफ का इंतजार है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात थी कि अचानक खाद बनाने वाली एक फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होना शुरू हो गई। इस गैस से हुई तबाही का मंजर इतना खतरनाक था कि उससे मुतासिर लोगों की तादाद लाखों में थी। 3000 से ज्यादा लोगों की मौत पहले दिन ही हुई थी। यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकली जहरीली गैस ने 30,000 लोगों को मौत की नींद में सुला दिया था। पैंतीस वर्षों से इंसाफ के मुंतजिर गैस मुतासरीन से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने बात की। 35 साल में गुजरने के बाद आज हालत बस से बदतर है। भोपाल की हालत उस दिन जो 3 दिसंबर 84 को थी, उस दिन ये था कि लोग मर गए थे, कुछ भी ऐसे थे कि सांस के बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भोपाल की हालत है कि घर घर में कैंसर की बीमारी, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रही है, औरतों को बच्चेदानी का कैंसर हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात है कि विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। विकलांग बच्चे इस तरह के हर एक माँ की गोद में विकलांग बच्चा है। ये हालत है भोपाल की। लेकिन लोगों को, हमारी सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, न कोई होश नहीं है, न कोई बात करना चाहता है, न कोई इंसाफ देना चाहता है। चौथी पीढ़ी पर असर आ गया। चौथी पीढ़ी पे इसका असर आ गया है और आगे जाके भी हो सकता है कि इससे ज्यादा खतरनाक मामला हो, क्योंकि पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और पूरे शहर की यही हालत हो सकती है अगर इस पर जोर नहीं दिया गया, उसको साफ नहीं किया गया, डाव को जिम्मेदार अगर नहीं दी गई जिम्मेदारी, तो ये भोपाल रहने के काबिल भी नहीं रह जाएगा। 35 साल में क्या हुआ था, जैसा गैस निकला तो हमें गैस निकल रहा बोल के मालूम नहीं था। कहाँ मिर्ची जला रहे बोल के हमारे छोटे छोटे बच्चे थे और हमको 6-7 महीना की भी पेट में कोई बच्चा था, वो भी चला गया हमारा। हमने ऐसा भागा, जंगल में भाग गए, जंगल में से वो दूसरी जगह में बैठ गए, तो वहीं पर हमको कोई न कोई हमको पानी ला के पिलाए थे। सरकारों ने क्या दिया 35 साल में? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 25,000 दिया और कुछ नहीं दिया। और वो बोला मुख्यमंत्री शिवराज चौहान थे, कहने लगा हमारी सरकार आएगा तो हम देंगे, और हमारा सरकार जो भी देगा, हमारी सरकार नहीं आया इसीलिए हम नहीं दे रहे। हम ऐसी जुलूस लेके गए थे, उनने नहीं दिया कुछ भी। आज का क्या मिला 35 साल में? कुछ नहीं। मैं तो भैया बहुत परेशानी उठाई, बच्चे कहीं भग गए, आदमी कहीं भग गए और अस्पताल में भगते फिरे और बहुत परेशानी गई। नालियों को पानी पिया, आदमी छूट गया, हमारा लड़का भग गया। कह रही है कि हमने बड़ा काम किया, गैस राहत वजीर कह रहे बड़ा काम किया, क्या काम है? वो काम किया है कातिल कंपनियों को बचाने का और अमरीकी कंपनियों को इस हादसे के लिए मुआवजा न देना पड़े। अमरीकी कंपनियों को यहाँ आज जारी पर्यावरणीय हादसा, भूजल का प्रदूषण, इसके लिए मुआवजा ना देना पड़े, इसके लिए सारा इंतज़ाम दोनों सरकारों ने किया है। जबकि जो गैस पीड़ित हैं, आज भी कम से कम 1.5 लाख गैस पीड़ित गैस जनित बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज भी दसियों हजार ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास जिनके अवरुद्ध हो रहे हैं। आज भी जन्मजात विकलांगता के साथ सैकड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं और जहरीली प्रदूषण, भूजल के प्रदूषण की वजह से लोगों को कैंसर, लिवर, किडनी, ब्रेन और फेफड़े की बीमारियां हो रही हैं। बावजूद इसके आपने कहा बीमारियों और सरकारें कह रही हैं कि हमने एडवांस रिसर्च करवाई, उस पर काम कर रहे हैं। रिसर्च का ये हाल है कि 35 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ये नहीं पता कर पाए हैं कि गैस जनित बीमारियों का सही इलाज कैसे हो। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि डाव केमिकल कंपनी को सरकार बचाना चाहती है कि इस तरह की कंपनियों को अगर सजा मिल गई तो कोई और कंपनियां नहीं आएंगी, पूंजी निवेश नहीं होगा, हमारे जेब में पैसा नहीं आएगा।
इसके लिए वो डाव को बचाना चाहते हैं। आपने देखा कि रशीदा बी की जो शिकायत है, जो दूसरे जो विक्टिम है उनकी शिकायत यही है कि भाई जो अमेरिका में जो भी हमारे प्रेसिडेंट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ के लोगों से डाउ केमिकल यूनियन कार्बाइड पर बात करने की कोशिश नहीं की जा रही है। आइए वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ रचना ढींगरा जी जो मौजूद है, इन्होंने जो एक बड़ा लंबे अरसे 2 दहाइयों से काम कर रही है। हम ये देख रहे हैं कि 4th जनरेशन पर असर आ रहा है और बच्चे विकलांग पैदा होने रहे और आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं और जो रिसर्च होनी चाहिए उस पर भी काम नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये कोई शोध एनजीओ द्वारा नहीं किया गया, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा शोध किया गया, जिसमें ये पाया गया कि गैस पीड़ित माताओं में जो बच्चे हो रहे हैं उनको 7.5 गुना ज्यादा जन्मजाति विकृति हो रही है कंपेयर करें जब अपीड़ित माताओं से। और जैसे ही ये रिजल्ट आते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट को बजाने की बजाय उसमें मीटिंग कर लेते हैं कि कैसे इसे दबा दिया जाए। जिस तरह से हमदर्दी 1989 में यूनियन कार्बाइड के साथ थी, आज 30 साल बाद वही हमदर्दी सरकार की डाव केमिकल और यूनियन कार्बाइड के साथ है और पीड़ितों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, जब वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे 2007 में, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि डाव केमिकल हमारे देश में पूंजी निवेश करना चाहता है तो उन पे भोपाल की जिम्मेदारी मत ला दें। और मोदी जी को तो हम सब जानते ही हैं, पिछले 5 साल से हमारी अदालत बुला रही है डाव केमिकल को यहाँ हाजिर होने के लिए, एक बार भी उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, पर जब अमेरिका जाते हैं तो उनके सीईओ को गले लगाते हैं। और हम ये देख रहे हैं पिछले 5 साल में डाव केमिकल का कारोबार यहाँ पर 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो ये साफ है कंपनी के साथ है हमारे दोनों केंद्र और प्रदेश सरकार और पीड़ितों के साथ नहीं।